ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ जी, गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को महेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव जी, आज सितंबर 30 तारीख है। कनाडा में रिकॉन्सिलिएशन डे है और छुट्टी है ब्रिटिश कोलंबिया में, कई और प्रोविंसेस में गौरव जी। तो इस अवसर पर हम अपने जो इंडिजिनस लोग हैं और उनकी ट्रेडिशन है, उनकी हिस्ट्री है, उनको याद करते हैं और उनकी जो हिस्ट्री है उनको याद करते हैं, उनके साथ जो एट्रोसिटीज होते हैं उनको भी याद करते हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनकी हिस्ट्री को सुधारने की कोशिश करते हैं। चलो गौरव जी, न्यूज़ हेडलाइंस से हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रशिया और उनके जो डिक्टेटर है, प्रधान है, लीडर है व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्से को अपना लिया है, हड़प लिया है, चुरा लिया है आप कह सकते हैं, और उसको उन्होंने एनेक्स कर लिया है। और गौरव जी, ये सब आजकल चलता नहीं, उन्होंने जबरदस्ती किया हुआ है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और जब रशिया की बात कर रहे हैं तो हमारी कैनेडियन सरकार ने ड्यूअल कैनेडियन रशियन सिटीजन्स को ये चेतावनी दी है कि उन्हें रशिया छोड़कर वापस कनाडा आ जाना चाहिए, क्योंकि वे अगर ड्यूअल सिटीजन है, रशियन सिटीजन भी कैनेडियन सिटीजन भी, तो व्लादिमीर पुतिन की जो ड्राफ्ट है वो उनके ऊपर अभी भी लागू है गौरव जी। और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में अफगानिस्तान में 19 लोगों की मौत हुई है एक सुसाइड बॉम्बिंग में, तालिबान सरकार का कहना है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 और नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है गौरव जी, उसको सैबोटाज वेस्टर्न देशों ने किया है। ये उनके ऊपर वे आरोप लगा रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है और लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये व्लादिमीर पुतिन ने किया है गौरव जी। सरी RCMP और BC के गैंग यूनिट ने एक AR-15 स्टाइल राइफल और कई ड्रग्स उन्होंने एक रेड में पाया है गौरव जी, और इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। साथ साथ में और खबरों में हमें ये पता चला है कि वुमेन इन एविएशन के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि रेगुलेटर्स के कारण आखिरी मिनट में उन्हें उनकी जो इवेंट्स थी उनको कैंसिल करना पड़ा है। अभी जो पीस आर्च पार्क है वो अमेरिका की तरफ खुला है गौरव जी, लेकिन BC की तरफ बंद है, और ऐसा बताया जाता है अभी कोई डेडलाइन नहीं है कि कब इसे खोला जाए और कैसे कब ये खोला जाएगा। सरकार का कहना है ये उतनी अर्जेंट मामला नहीं है। So there is no timeline to open the BC side of the Peace Arch Park. और जो फार्मासिस्ट और फर्स्ट रेस्पोंडेंट्स के रोल है उसको ब्रिटिश कोलंबिया सरकार एक्सपेंड कर रही है गौरव जी। इस को भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे। और अमेरिका ने रशिया को यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल इंटरनेट रेगुलेटर जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है उसके लीडर के चुनने के लिए एक अमेरिकन को चुना गया और रशियन को हराया गया। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल खबर है गौरव जी कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने एक नई कानून लाने की प्रस्ताव रखी है, जिसके नीचे गौरव जी जितने भी पॉलिटिशियंस है, जजेस है और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है सरकार में, उनके पति पत्नी और उनके बच्चे जो उनके साथ रह रहे हैं उनको स्टॉक्स में ट्रेड करने से रोक दिया जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। क्या हमें कनाडा में ऐसा करना चाहिए या नहीं, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ब्रैम्पटन के ऑन्टेरियो में जो है शहर में गौरव जी एक पार्क का नाम बदलकर उनको नया नाम दिया गया है। और जो नया नाम है गौरव जी, इसका नाम है श्रीमद भागवत गीता पार्क। वैंकूवर और सरी में गौरव जी शायद अगर इलेक्शन हो तो माइनॉरिटीज मेयर्स चुने जाएंगे। इस बारे में भी हम अगर समय रहा बात करेंगे। और गैस के प्राइस ऊपर जा रही है मेट्रो वैंकूवर में, उसमें के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और BC के एक जज ने
एक केस जो एक साउथ एशियन महिला ने फाइल की थी, को डिसमिस कर दिया। बीसी के जज ने ये रूलिंग दी है कि ब्रिटिश कोलंबिया में कंपनियों को मालिकों के पास ये ताकत है और ये हक है कि अगर उनकी जो वैक्सीन की मैंडेट है, अगर उनके कर्मचारी नहीं माने तो कंपनी उनको अनपेड लीव यानी बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के उनको वे लीव पर भेज सकते हैं। जी। उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। वही बात हुई जो हम सब सोच रहे थे, जिसका डर था कि 4 रीजन्स को रशिया अपने साथ अब मिला लेगा, तो उसके बाद जो हालात होंगे, आपको लगता है कि दुनिया इस पर रिएक्ट करेगी, बाकी के देश काफ़ी गुस्सा होंगे? हाँ जी, गौरव जी, बाकी के देश तो गुस्सा होंगे ही, लेकिन इससे जो वहाँ के लोग हैं, उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं, गौरव जी, ये जो इलाका है, लुहांस इलाका है, डोनेट्स्क इलाका है, ये पहले से ही यहाँ पर रशियन सैनिक थे। यूक्रेन के कोई 18% का इलाका है, ये जो रशिया ने हड़प लिया है। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा है, घर-घर भेजा बंदूक लेकर लोगों को, बंदूक दिखाकर उनसे कहा कि ये वोट करो कि हम रशिया के साथ होना चाहते हैं। तो ये हो गया रेफरेंडम, गौरव जी। इस तरह में जब इस तरह का वोलेटाइल सिचुएशन होता है, तो यहाँ पे जो रेफरेंडम होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि एक साइड या दूसरा साइड लोगों के ऊपर प्रेशर डालने होता है। इसीलिए गौरव जी लोग कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो क्यूबेक में भी रेफरेंडम हुआ था एक बार, बट उस बार तो जो क्यूबेक में रेफरेंडम हुआ था तो दोनों तरफ के क्यूबेक जो लोग क्यूबेक की आज़ादी चाहते थे और वे लोग जो चाहते थे कि क्यूबेक कनाडा में थे, वो एक साथ थे, उनके बीच वायलेंस नहीं हो रही थी, लड़ाई नहीं हो रही थी। अ, और उसमें लोगों को फ्री वोट था। यहाँ पर ऐसा नहीं था गौरव जी। ये ऑलरेडी यहाँ पर जो रशियन सैनिक है, वो ज़बरदस्ती आ गए थे। उन्होंने आकर अपना हक यहाँ जमाया था। बंदूक लेके उन्होंने मिलिट्री लॉ लगाया हुआ था और अब जब इस को एनेक्स कर लिया है, यानी कि ऑफ़िशियल तौर पे उन्होंने ये कहा कि अब ये हमारा हिस्सा हो गया। तो पहले क्या था? कल क्या था? पिछले हफ्ते क्या था? पिछले हफ्ते भी तो ये जो इलाका था, उसके ऊपर रशियंस का हुकुम चलता था, उनके सैनिक वहाँ पर थे। तो उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रहे, उनके लिए बहुत डिफरेंस नहीं करता। लेकिन प्रेज़िडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, वो शायद ये सोच रहा होगा कि अगर हम ऑफ़िशियल तौर पे ऐसा कर दें और ये दिखा दें झूठ के कि यहाँ पर एक रेफ़रेंडम हुआ था, तो शायद लोग ये मानने लगेंगे। ये हमें ये बहाना मिल जाएगा कि लोगों ने तो यहाँ वोट किया कि हम रशिया के साथ होना चाहते हैं। लेकिन गौरव जी, जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के कानून के नीचे ऐसा नहीं हो सकता। और गौरव जी, मैं अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने साल हो गए कभी किसी देश ने ऐसा किया कि दूसरे देश को ज़बरदस्ती इन्वाइट करके उसके हिस्से को अपनाकर और ये कह लिया कि ये हमारा हिस्सा अब हो गया है। ये नहीं कि जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में हिमालय के बॉर्डर के आस-पास वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वहाँ के उनके बीच थोड़ा-मोड़ा क्लैशेस होते रहते हैं, आगे-पीछे होते रहते हैं बॉर्डर के। ये तो रशिया ने पूरी सारी इन्वाइट करके पूरा ये इलाका इसको अपना लिया है। गौरव जी, व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि पीपल लिविंग इन लुहांस्क, डोनेस्क, खेर्सोन region और Zaporizhzhia region have are now our citizens and our compatriots forever, पुतिन ने कहा। ये तो उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए ये उनका हो गया है, यानी कि रशिया का हो गया ये 4 इलाके, लेकिन वो सपने देख रहे हैं गौरव जी। जो यूक्रेनियन ट्रूप्स है, उन्होंने और इलाकों से ज़बरदस्ती रशियन को हराकर उनको वहाँ से दूर कर दिया है। और गौरव जी, इन इलाकों में भी ये यूक्रेन के जो प्रधान हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा हम इस इलाकों को देने वाले नहीं है, हम इसको वापस लेकर ही रहेंगे। और गौरव जी, आप ये मत भूलिए, ये 4 इलाकों का बात ही नहीं है। आपको ये भी मालूम रहे कि 2014 में माफ़ करना, 2014 में रशिया ने जो क्रीमिया इलाका है यूक्रेन का, वो भी उन्होंने अ अब गैर-कानूनी से हासिल कर लिया था, हड़प लिया था, ले लिया था। और अब गौरव जी, उन्होंने ये भी इलाका ले लिया है। तो अब यूरोप और वेस्टर्न देश जो हैं तथा यूनाइटेड नेशंस के और भी देश हैं, उन्होंने रशिया की कड़ी निंदा की है। और कई लोग जो रशिया के बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, उन्होंने भी उनकी निंदा की है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी गौरव जी, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये गैर कानूनी वायलेशन है
यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के नीचे, जो यूनाइटेड नेशंस की संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्टर है, उसके नीचे कोई और देश किसी और देश के ऊपर हमला करके अपने सैनिकों को वहां भेजकर उस देश को हासिल नहीं कर सकता, और वहां पर वे किसी तरह का रेफरेंडम कराकर, युद्ध वाले जगह पर, वो वाले जगह पर किसी तरह के रेफरेंडम कराकर ये नहीं कह सकते कि हमने अब इसको अपना लिया, इसको एनेक्स कर लिया। तो हाँ जी, वे लोग जो रशियन के दोस्त भी हैं, उनको भी, जैसे कि इंडिया है, उनको भी बहुत मुश्किल होगा ये कहने के कि जो रशिया ने किया ठीक है, कि हाँ ये 4 इलाका अब रशिया का हो गया, या ये कहे कि हम इस ये 4 इलाकों को रशियन देश के एक हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि गौरव जी, अब क्या होगा कि अगर कोई देश ऐसा कहता है, रशिया को सपोर्ट करता है, तो उन सभी देश में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ के लोग कहेंगे, अगर आप रशियन के इस हिस्से को मान रहे हो, तो हमारे हिस्से के हम भी चाहते हैं कि हमें भी आज़ादी दो। इंडिया ने अगर ऐसा कहा, तो इंडिया के कई इलाके में लोग चाह रहे हैं कि उनको आज़ादी मिले, उनकी छोटी-सी जो स्टेट हो या इलाका हो, उनका खुद का देश हो जाए। वहाँ पर भी लोग यही कहेंगे कि अगर आप रशिया के ये एनेक्सेशन को मान रहे हैं, तो हमें भी ये मौका दो कि हमारा भी ये देश आज़ाद हो जाए। हम भी इंडिया के अंदर एक छोटा-सा देश बना लें। तो इसीलिए गौरव जी, तथा यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है, उसके नीचे के लिए गौरव जी, उसके नीचे कोई भी देश ये रशिया को सपोर्ट नहीं कर सकता, सिवाय रशिया इटसेल्फ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात और ये है गौरव जी, वो ये है कि जब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को कोई देश इस तरह से वायलेट करता है, उसके खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ दूसरे देश के ज़मीन को चोरी कर लेता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? कोई तो रशिया को यूनाइटेड नेशन से निकाल नहीं सकता, उसको सस्पेंड नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए गौरव जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो यूनाइटेड नेशंस है और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सुधार लाया जाए कि अगर कोई देश ऐसा करे, चाहे वो एक कोई भी हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, इंडिया हो, कनाडा हो या रशिया हो, ऐसा काम कोई करे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी। उमेंद्रा जी, वैसा ही हो रहा है जैसा रशिया ने स्क्रिप्ट लिख ली है। हम बात कर रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन्स की, तो वो जैसे वो पहले कह रहे थे, उन्होंने वेस्ट को इसके लिए ज़िम्मेवार ठहरा दिया। हाँ जी, गौरव जी, और उससे पहले ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और हमारे सरकार, कैनेडियन सरकार ने जो ड्यूअल रशियन कैनेडियन सिटिज़न्स हैं, उनसे ये माँग की है कि वे रसा छोड़ के वापस कनाडा आ जाए या कहीं और चला जाए। प्रधानमंत्री और कैनेडियन सरकार से निकाले गए एक स्टेटमेंट में ये बतलाया गया है गौरव जी, कि अगर आप ड्यूअल सिटिज़न हो, तो कानून के नीचे रशा आपको भी ड्राफ्ट कर सकता है, आपको भी आर्मी में रख सकता है। यानी कि आपको मालूम रहे कि व्लादिमीर पुतिन ने एक ओडा निकाली है, जिसके नीचे 300,000 और आदमियों को सैनिक में भर्ती करना, ज़बरदस्ती भर्ती करना कर रहे हैं वो, और कई लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर 400,000 लोग आदमी ज़्यादातर और फैमिलीज़ रशा छोड़ के भाग गए हैं। और गौरव जी, अगर आप रशा के बॉर्डर देखो, जैसे रशा जॉर्जिया के बॉर्डर पर आप देखोगे, तो वहाँ लाइन कई लंबे, लाइक 5-6 लेन की लाइन, कार्स की लाइन लगे हुए हैं। कई लंबे-लंबे लाइन लगे हुए हैं, लाइक शायद 100 मील दूर तक लाइन लगे हुए हैं कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके पार जाना चाहते हैं, जॉर्जिया से रशा से भागकर जाना चाहते हैं। और अब कैनेडियन सरकार ने कहा कि अगर आप डुअल सिटिज़न हो, कैनेडियन रशियन सिटिज़न हो और रशा में रह रहे हो, तो ये आपको मालूम रहे कि रशा आपको ड्राफ्ट कर सकता है और आप वापस आ जाओ, और फिर बाद में आप ये मत कहना कि कनाडा आकर हमें बचाओ, क्योंकि हम आपको बचा नहीं सकेंगे। अगर आप ड्यूअल सिटीज़न हो, तो रशा ये कहेगा कि ये एक रशियन सिटीज़न है, हमारा कानून इसके ऊपर लागू है। हाँ जी, और आपने बात की है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की, तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वेस्ट ने सैबोटाज किया है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के, रशिया ने नहीं। और क्यों ये वेस्ट ऐसा करेगा? गौरव जी, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 जो है, वो रशिया से यूरोप में गैस लेकर आता है, और गौरव जी, उससे वो रशिया से होकर आता है और फिर बाल्टिक सी के नीचे, समुद्र के नीचे से होकर यूरोप में आता है। और गौरव जी, पिछले 2 हफ्तों में कोई बड़ी-बड़ी एक्सप्लोजन्स वहाँ पे सुनी गई, वीडियो भी रिकॉर्ड की गई कि समुद्र में एक्सप्लोजन्स हुई। फिर बाद में ये देखा गया कि बबल्स ऊपर आ रहे हैं,
जब वो जाकर देखे तो गैस लीक हो रहा था। दोनों नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 से 4 जगह से गैस लीक हो रहा था। और गौरव जी, उस समय जो यूरोप है, वेस्टर्न देश है, उन्होंने ये कहा था कि रशिया ने यूरोप के लोगों को डराने, भड़काने के लिए ये सैबोटाज किया है। और उनका कहना है कि रशिया ये चाहती है कि लोग डर जाएँ कि अब गैस नहीं आएगा, विंटर आ गया है, वो विंटर आ रहा है यूरोप में, और क्या होगा? गौरव जी, आगे से ही यूरोपियन देशों ने ये कहा कि वे रशिया से गैस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तो सैंक्शंस के नीचे वो उसके उनसे अब गैस नहीं खरीदने वाले। और जितने भी यूरोपियन देश हैं, उनका कहना है वो कहीं और से गैस ले आएँगे, या घरों को हीट करने के लिए वे कहीं और से गैस या एनर्जी सोर्स लेकर आएँगे। और अब व्लादिमीर पुतिन, जब उन्होंने आज ये घोषणा की है कि यूक्रेन के 4 इलाके जो उन्होंने हड़प लिया, उसके वो अब रशिया के एक अंग बन गए, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने या रशियंस ने इस गैस पाइपलाइन को डैमेज नहीं किया। जो भी किया है, जिन्होंने भी किया है, वेस्टर्न देशों ने किया है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस लगे थे, वो शायद गोरों के लिए, जो यूरोप में रहे, उनके लिए ठीक इनफ नहीं था, और अब उन्होंने ये जो पाइपलाइन है, उसको सैबोटाज कर दिया है। और उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट कि ये विश्वास करने लायक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह से यूरोपियन देशों ने ऑर्गेनाइज़ करके, और जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, उसको उन्होंने डैमेज किया है। और गौरव जी, अगर आप देखो, तो इससे अब ये शुरुआत हो गया, एक्चुअली ये शुरुआत तो हुआ उस समय जब युद्ध शुरू हुआ, कि रशिया की जो इकोनॉमी है, उसको इसके ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये जो यूरोप था, रशिया का सबसे अच्छा क्लाइंट था, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट कस्टमर था कई सालों से। रशिया को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये रशिया को पैसे टाइम पर दे देते थे, उनके गैस लेते थे, खरीदते थे, उनको पैसे टाइम पर देते थे। और हम 100-200 मिलियन की बात नहीं कर रहे गौरव जी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं सालाना। पैसे देते थे टाइम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अपने बेस्ट कस्टमर से ये प्रॉब्लम लेकर, ये पंगा लेकर, अभी रशिया को आगे चल के बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगा। रशिया ये चाहता है कि अब यूरोप अगर गैस नहीं खरीदेगा, तो वही गैस वे अ एशिया से बेचना चाहते हैं। लेकिन एशिया से गैस बेचना इतना आसान नहीं, कि इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि ये तो एक ख्वाब है। उनका कहना है अगर रशिया एशिया में गैस बेच भी सकता है, तो समय लगेगा। तो 10 से 20 साल लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, पाइपलाइन्स लगाना, सब चीज़ सेटअप करना, बहुत समय लगेगा। और तब तक तो रशिया की जो इकोनॉमी है, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी। जी। उमेंद्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरें बहुत हैं, उसको हम अब पिछले हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये बताएँ कि आखिरकार हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया में फार्मासिस्ट के रोल को चेंज किया जा रहा है। तो ये पहले भी मेरे ख्याल में वो माँग कर रहे थे। हाँ जी, पहले भी कर रहे थे, लोग भी माँग कर रहे थे, और गौरव जी, ये पहली बार नहीं है, पहले भी इसमें सुधार लाई गई है। आपको मालूम रहे कि शायद 2-3 साल हुए, या उससे पहले भी शायद 5 साल हो गए हैं। इससे पहले जो हमें प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत होती थी, तो हम हमेशा हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। हर 3 महीने जिनकी रेगुलर प्रिस्क्रिप्शनें चेंज होती है, तो उन्हें चाहे मजबूरन डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बनाना पड़ता था कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन एक्सपायर हो गया, तो डॉक्टर आपको देखकर लिख कर देता था। तो उस समय फिर सरकार ने कहा कि लोगों को बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है। उनका कहना था कि कुछ ये प्रिस्क्रिप्शंस को फार्मासिस्ट ही फ़िल कर सकते हैं। और गो उस समय सिस्टम चेंज हो गया कि केवल आप अपने फार्मासिस्ट के पास जाओ, या फार्मेसी को कॉल करो कि हमारा ये जो एक्सपायर हो गया है, खत्म हो गया है प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पास फैक्स कर दो, वो आपके पास भेज देंगे, या डॉक्टर को फ़ोन कर लो। और फार्मासिस्ट ऐसे करते थे। वो कर रहे हैं अभी। तो इससे लोगों को बहुत आसानी हो गई थी। ये एक छोटा-सा चेंज है गौरव जी। और इसी तरह अब सरकार का कहना है कि अब फार्मेसिस्ट जो है सारे प्रोविंस में, उनको ये एडमिनिस्टर, और जो रेंज ऑफ मेडिसिन है गौरव जी, वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस को रिन्यू कर सकते हैं गौरव जी, और पेशेंट्स के लिए सर्विसेज को वो रिन्यू कर सकते हैं। और गौरव जी, सरकार का कहना है, ये सरकार की प्लान है, जिससे कि लोगों को और आसानी हो जाए, तथा अ, डॉक्टर्स और फार्मेसी के लिए भी ये बहुत ही आसान हो जाए गौरव जी। अक्टूबर 14 से, इसी महीने, आने वाले महीने अक्टूबर 14 से फार्मासिस्ट अब को और ज़्यादा ताकत मिल जाएगा, जिससे कि वे
जो उनके पास ये ताकत हो जाएगी कि वो एक प्रिस्क्रिप्शंस इश्यू कर सके, जो बहुत एक्यूट एलिमेंट्स नहीं है, जैसे कि एलर्जीज के लिए हो, इंडाइजेशन के लिए हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हो यानी यूटीआई के लिए हो, तथा साथ-साथ में एक्ने के लिए हो, और ऐसे छोटे-छोटे कुछ हो, या कॉन्ट्रासेप्शन अ, हो, इसके लिए ये छोटे से छोटे जो है उनके जो अप्रूवल से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो ये अब लिख सकेंगे। पहले गौरव जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, असेसमेंट लेना पड़ता था, और फिर उसके बाद ही उनको प्रिस्क्रिप्शन मिलता था डॉक्टर के ऑफिस से कि वे, या वॉक इन क्लिनिक से, कि वे जाकर दवा ले सकें। अब ऐसा नहीं होगा, वो जा सकते हैं फार्मासिस्ट के पास और वहाँ से ले सकते हैं। गौरव जी साथ-साथ में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, जैसे कि हमारे जो एम्बुलेंस है और पैरामेडिक्स है, उनकी भी ताकत बढ़ाई जा रही है, और उनको एनहांस एओए मैनेजमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे कि वे लाइफ सपोर्ट और पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स पैरामेडिक्स पेशेंट्स को प्रदान कर सकते हैं। गौरव जी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स है पैरामेडिक्स के सिवाय जो है, उनको भी और ज़्यादा ताकत मिलेगा कि वे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर सके, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और जो एलजी की जो दवा है, एलजी की एपीफ्रेन, उसको वे गौरव जी लोगों को दे सके लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। और ये चेंजेस गौरव जी सरकार के और प्रोविंस के ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान के नीचे है, जिससे कि मेडिकल सिस्टम जो अभी स्ट्रगल कर रही है, मेडिकल सिस्टम की सभी को के पास डॉक्टर्स नहीं है, और हॉस्पिटल्स में इनफ स्टाफ नहीं है, जिससे कि इसको डॉक्टर्स को मेडिकल सर्विसेज फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको और मदद हो सके, क्योंकि उनके ऊपर से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, हट जाएगा फार्मासिस्ट के ऊपर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के ऊपर हो जाएगा गौरव जी। सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के जो मेडिकल स्कूल में, उसमें भी 128 नए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स उन्होंने स्थापित किए गौरव जी, यानी कि अब 40 और अंडर ग्रेजुएट और 88 और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स अब यूबीसी मेडिकल स्कूल में गौरव जी शामिल हो सकते हैं हर हर सेमेस्टर। और गौरव जी सरकार का कहना है कि ये जो क्रिटिकल फैमिली फिजिशियंस की शॉर्टेज है, उसके लिए एडिशनल फैमिली मेडिसिन रेसिडेंसी सीट्स भी मिलेगा, और 40 नई अंडर ग्रेजुएट सीट और 40 फैमिली मेडिसिन रेसिडेंसी सीट्स अब मिल जाएगा 2 साल में, 2023 से शुरू होकर, तो शायद 2023-2024 में 80 और नए रेसिडेंसी सीट्स हो जाएँगे गौरव जी। रेसिडेंसी सीट्स जो होते हैं, जब डॉक्टर्स ट्रेन हो जाते हैं पूरी तरह से यूनिवर्सिटी में, उनको 2 साल रेसिडेंसी अ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी हॉस्पिटल में, लेकिन उतनी सीट्स नहीं होती, बहुत कम होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा है ट्रेन्ड, लेकिन उनको रेसिडेंसी सीट्स नहीं मिलती। तो सरकार ने अब 40 और माफ़ करना 80 और 80 और सीट्स बढ़ा दी है हर साल, और साथ-साथ में 48 और रेसिडेंसी पोज़ीशंस गौरव जी उन्होंने और बढ़ाई है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, जो फ़ेज़्ड इन होगा 2028 में। सो 80 सीट्स गौरव जी 2023 और 2024 में बढ़ाए जाएँगे रेसिडेंसी सीट्स, और 48 और 2028 में। सरकार का कहना है कि ये उनके प्लान के नीचे है, जिससे कि और फैमिली डॉक्टर्स यहाँ पर ट्रेन किए जा सकें। जी। उमेंद्रा जी ब्रीफ में एक बात बताएँ, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम पर एक और लॉ सूट दाखिल कर दिया है पेरेंट्स ने। हाँ, गुरुजी सभी कुछ जो है वो हाँ, सभी कुछ जो है वो सरकार का कसूर नहीं है। लेकिन हमेशा लोग ये कहते हैं कि कभी-कभी कुछ गलत होती है, तो हाँ, वो सरकार के ऊपर सबसे आसान होता है कि सरकार के ऊपर लॉसूट फाइल किया जाए, और ऐसा बताया जाता है कि एक पेरेंट्स ने, एक हस्बैंड एंड वाइफ ने ऐसा ही किया है। उन्होंने अ, एक लॉसूट फाइल की है। उनका कहना है कि उनके जो ऑटिस्टिक सन है, उनके बेटे जो ऑटिस्टिक थे, वो सरकार के केयर में थे, और ग्रॉस नेग्लिजेंस के कारण उन्होंने ये लॉसूट फाइल की है। गौरव जी, जी जो है, इनका नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि वे चाहे उनका कहना है कि उनके वे अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका बेटा जो था ऑटिस्टिक था,
और सरकार के केया में था, यानी कि ये उन्होंने ये नहीं कहा कि मेट्रो वैंकूवर में सरकार के केया में वो क्यों थे, क्यों नहीं वो अपने पेरेंट्स के साथ थे, बट किसी कारणवश उसके बेटे सरकार के केया में थे और उनका कहना है उस दौरान उनके बेटे के साथ जो व्यवहार हुआ ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए ये सूट उन्होंने फाइल किया है। जी। उमेंद्रा जी, कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी के बारे में भी ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला डिसमिस किया है। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग केस था। आपको मालूम रहे पेंडेमिक के दौरान कई लोग ये कह रहे थे कि जो सरकार की जो पेंडेमिक कानून है, वो उसके खिलाफ है गौरव जी, और वे ये कहते थे कि ये हमारा हक है कि हम वैक्सीनेटेड नहीं हो, लेकिन सरकार ने और कई कंपनियों ने, सभी कंपनियों ने ये हुक्म दिया था, ये डायरेक्शन दिया था कि अगर आप काम करना चाहते हैं सरकार में, ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार में या कहीं और पर, तो आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और यहाँ तक गौरव जी, सरकार की जो ये मैंडेट है, ये अभी तक हटाई नहीं गई है। 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये मैंडेट हटाई नहीं गई, और कई लोगों को उनके नौकरी से सस्पेंड किया गया था विदाउट पे, फिर उसके बाद उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। अब बीसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये कहा है कि जो सरकार है और जो कंपनियाँ हैं और कंपनी के मालिक हैं, उनके पास ये ताकत है और उनके पास ये हक है कि अगर उनके कोई भी कर्मचारी उनकी मैंडेट या सरकार की वैक्सीन मैंडेट को पालन ना करे, तो उनको बिना पे के सस्पेंड कर दिया जाए, बिना पे को, बिना तनख्वाह के उन्हें पे कर दिया जाए। और उनका कहना है कि सरकार के पास और कंपनी के पास ये ताकत है कि वे लोगों को अनपेड लीव पर भेज सके, अगर वे कंप्लाई ना करें मैंडेटरी कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी से गौरव जी। गौरव जी, सितंबर 26 को ये डिसीजन दी गई थी जस्टिस हेदा मैकनॉटन द्वारा, और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये केस फाइल की उसका नाम है दीपक परमार। उनका कहना है कि दीपक परमार एंटी वैक्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए दीपक वर्मा माफ करना, दीपक परमार माफ करना, जो एक महिला है, उन्होंने जज ने कहा कि वे न्यूज़ देख रहे थे, दीपक परमार न्यूज़ देख रहे थे और पढ़ रहे थे, और उनको ये शक था कि ये जो वैक्सीन्स है, वो शायद उतनी अच्छी नहीं है और इंसानों के लिए अच्छी नहीं है। और फिर गौरव जी, उन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया, और उनके जो मालिक थे, कंपनी के मालिक थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया, और फिर से उन्हें गौरव जी, दीपक को उन्होंने विदाउट पे सस्पेंड किया, और दीपक परमार ने ये केस फाइल की, और जो जज है उन्होंने कहा कि मिस परमार का ये कहना है कि वो इस वैक्सीन के बारे में कंसर्न्ड है, लेकिन जज ने कहा ये कहा कि उनके जो व्यूज हैं वो हेल्थ और सोसाइटी के कंसेंस से कहीं बड़ी नहीं, यानी कि जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, सोसाइटी के कंसेंस होते हैं, उससे बड़ी किसी इंडिविजुअल के रूल नहीं। अगर आपको कोई किसी चीज से भय है, डर है, और सरकार का ये कहना है कि ये सारे कम्युनिटी, सारे सरकार के लिए, सारे सोसाइटी के लिए हम कर रहे हैं, तो आपका जो अलग, आपका इंडिविजुअल जो फिया है, जो डर है, वो सोसाइटी के कॉन्सर्न से कहीं बड़ा नहीं। यही जज मैकनॉटन ने रूल किया, और ये कहा है कि हाँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था पेंडेमिक के दौरान, और उस समय का सरकार के पास और कंपनी के पास, कंपनी मालिकों के पास ये ताकत था कि वे अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दें विदाउट पे या काम से निकाल दें, अगर वे उन्होंने फुली फुली तरह से वैक्सीन मैंडेट के साथ कंप्लाई नहीं किया तो। जी। उमेंद्रा जी, आज सेकंड ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन डे है, तो कौन-कौन से इवेंट हो रहे हैं? गौरव जी, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, ये हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ये दूसरा साल है, हम जब ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं ये इवेंट को गौरव जी, इस दिन को 30th सितंबर को। और गौरव जी, आपको मालूम रहे कि पिछले साल कैमलूप्स के आस-पास में वहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चों के लाश पाए गए थे। एक पुराने रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ पर था वहाँ पर, और उसी समय गौरव जी लोग इस बारे में बात कर रहे थे, और फिर सरकार ने उसी समय अ, ये निर्णय लिया कि हम एक नेशनल डे फॉर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन मनाएँगे, जो सितंबर 30 तारीख को होगा। और वो आज है गौरव जी, आज दूसरी बार है कि हम
अरे पिछले साल पहला बार था और इवेंट्स जो है गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया के सारे ब्रिटिश कोलंबिया में थ्रू आउट द प्रोविंस मनाया जा रहा है, जिससे कि हम ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन डे मना सके। गौरव जी जो सर्वाइवर्स फ्लैग था उसको भी ब्रिटिश कोलंबिया के लेजिस्लेचर में वेंसडे को रेज किया गया, लहराया गया एक सेरेमनी में। और इंडिजिनस रिलेशंस और रिकॉन्सिलिएशन मिनिस्टर मरे रेनकिन ने कहा कि ये प्रोफाउंड एंड मूविंग सेरेमनी है। गौरव जी जो कुछ इवेंट्स हैं प्लान किए गए हैं आज के लिए विक्टोरिया में आज शाम के लिए आफ्टरनून के गैदरिंग है आउटसाइड सिटी हॉल के। वैंकूवर में भी माफ करना विक्टोरिया में सिटी हॉल के आउटसाइड एक गैदरिंग है, एक बाइक राइड है जिसमें मेंबर ऑफ एक सोनोहीज फर्स्ट नेशंस के मेंबर ये बाइक राइड लेकर ले जाएगी शुरू करेगी। और साथ साथ में हिस्ट्री ऑफ सोनोहीज पार्क गौरव जी और इनॉग्रल सोनोहीज नेशन साउथ आइलैंड पाव भी होगा। और गौरव जी साथ-साथ में कई और ऐसे इवेंट सभी जगह पर विक्टोरिया में, वैंकूवर आइलैंड में, साथ-साथ में वैंकूवर में, नॉर्थ वैंकूवर में और कई और जगह पर मनाया जा रहा है गौरव जी। और हम सभी व्हाइट रॉक में भी सिटी ऑफ व्हाइट रॉक में भी ये मनाया जा रहा है। और सिटी ऑफ व्हाइट रॉक ने परमानेंटली सेमियामू फर्स्ट नेशंस के फ्लैग सिटी हॉल पे रेज़ की है गौरव जी। प्रिंस जॉर्ज में भी ऐसा ही हुआ है। सभी जगह ये मनाया जा रहा है और हम ये शोक मना रहे हैं और एक तरह से अ, ये इवेंट को भी मना रहे हैं गौरव जी। ये हैप्पी इवेंट भी है एक तरह से कि हम फाइनली ये रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हैं अपने आप से और सोसाइटी से। तथा साथ-साथ में एक शोक का समय है। शोक का समय ये है कि किस तरह से जो ये फर्स्ट नेशंस के लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनको हमने और यानी हमने के मतलब है सोसाइटी ने पहले 100 साल हुए, 200 साल हुए और अभी भी शायद 50 इयर्स अगो किस तरह से उन्हें सताया गया था, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ हुई थी और उस बारे में तो हम शोक मना रहे हैं गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, खबरें आ रही हैं पॉपुलैरिटी में जिनी सिम्स काफ़ी आगे चल रही हैं सरी शहर में, मुझे ऐसा सुनने में आया है, तो मुझे लगता है इस बार कोई ना कोई पंजाबी मेयर आप सरी शहर का बनाकर ही रहेंगे। गौरव जी अगर ऐसा हो तो बहुत ही खुशी का बात होगा, चाहे वो जिनी सिम्स हो, चाहे वो सुख धालीवाल हो या वैंकूवर में भी गौरव जी केन सिम जो है जो चाइनीज़ कम्युनिटी से वो अगर वो मेयर बन जाए तो ऐसे जी गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि शायद इस इलेक्शन में सरी में कोई पंजाबी मेयर चुना जाए और वैंकूवर में शायद केन सिम जो एक चाइनीज कम्युनिटी के हैं, उनको उनका मेयर चुना जाए और अगर गौरव जी उन्हें मेयर चुना जाए और गौरव जी अगर ऐसा हुआ तो ये हिस्टोरिक समय होगा और ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा दोनों वैंकूवर और सरी के लिए। ये दोनों बहुत डाइवर्स सिटीज हैं गौरव जी, दोनों भी सरी भी और वैंकूवर भी। लेकिन गौरव जी ये दोनों शहरों में अभी तक जो मेयर्स बने हैं वो केवल ज्यादातर व्हाइट कम्युनिटी से या यूरोपियन लोग ही रहे हैं हमेशा ज्यादातर और ज्यादा से ज्यादा वे मर्द ही रहे हैं, गोरे मर्द ही रहे हैं जो में चुने गए हैं। और काउंसिल में भी हाँ हमारे साउथ एशियंस कुछ चुने गए हैं काउंसिल में, सरी में भी और वैंकूवर में भी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना होना चाहिए। अगर गौरव जी ये जिनी सिम्स जीत गई तो वो एक एनडीपी एमएलए है और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो पहली महिला और साउथ एशियन मेयर सरी की रहेगी और पर्सन ऑफ कला की यहाँ पर जो रह रहे हैं गौरव जी अगर आप देखो तो पर्सन्स ऑफ कला जो है यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटी में हमारे 58% है। लेकिन इसमें से इस 58% में एक तीसरा ग्रुप यानी कि 30% जो है वो साउथ एशियंस है इस इलाके में। लेकिन फिर भी हमारे जो मेयर्स यहाँ पर है सरी में हमेशा यूरोपियन ही रहे हैं। और गौरव जी अगर आप देखो तो ये काउंसिल में भी बहुत कम साउथ एशियंस रहे हैं। और सिम का कहना है उनकी जो फोकस है जिनी सिम्स का कहना है उनका फोकस ये है कि वे लोगों को एक इकट्ठा कर सके, एक साथ ला कर सके और उनमें विभाजन ना हो यानी कि डिवीजन ना हो। I'm going to be a mayor for everyone in Surrey, no matter your nationality, your religion, your ethnicity. ये तो सभी कहते हैं गौरव जी, लेकिन ये जिनी सिम्स का कहना है। और केन सिम जो गौरव जी जो पिछले बार मेयर की वोट वैंकूवर में पिछले बार माफ करना 2018 में केवल 950 वोट से 950 वोट से वे हारे थे। अगर जीत गए
वैंकूवर में, तो वे पहले चाइनीज़ कैनेडियन मेयर होंगे वैंकूवर के, गौरव जी। और किम सिम्स का कहना है कि वो अपने चाइनीज़ हेरिटेज के से उनको बहुत ही गर्व है, बहुत ही प्राउड है, बट वहाँ उसका फोकस नहीं है। I really look at it as being the mayor of Vancouver. I don't look at it as being a mayor of Chinese descent, उन्होंने कहा। और सुख धालीवाल जो, गौरव जी, जो 5 टर्म से फेडरल मेंबर पार्लियामेंट है, कहना है, उसका कहना है कि उनकी कैंपेन जो है वो इस बारे में नहीं है कि केन सिम्स की तरह वो भी कह रहे हैं कि वो ये नहीं कि सोच रहे हैं कि वे सरी के पहले साउथ एशियन मेयर बने। लेकिन उनका कहना है कि वे ये चाहते हैं कि वे अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है और क्रेडेंशियल्स जो है उसको इस्तेमाल करके सरी में सुधार लाएँ। कहना है कि हाँ, आई बिलॉन्ग टू द सिख कम्युनिटी, साउथ एशियन हेरिटेज, बट एट द सेम टाइम आई कैन टेल यू आई एम एज़ मेनस्ट्रीम एज़ एनीवन एल्स। गुरु जी, 12% जो मेयर्स और काउंसलर्स लोअर मेनलैंड में है, वो पीपल ऑफ कला है। ये 2016 सेंसस के से हमें ये रिपोर्ट मिली है, डाटा से ही मिले। लेकिन पीपल ऑफ कला के जो रिप्रेजेंटेशन है रीजनल टोटल पॉपुलेशन में, वो 49%, यानी कि 49% हमारे रीजनल पॉपुलेशन में यहाँ 49% पीपल ऑफ कला है, लेकिन केवल 16% लोग इलेक्टेड है। गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि हम जाति भाव पे लोग तो इलेक्ट करते नहीं है यहाँ पर, गौरव जी। शायद छोटे-मोटे जो नॉमिनेशन मीटिंग है वहाँ पर ज़्यादा लोग ये कहते हैं जाति भाव वहाँ पे होते हैं, बट हम कला के ऊपर वोट नहीं करते, हम लोगों की काबिलियत के ऊपर वोट करते हैं, कितनी उनकी वो क्या कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे शहरों के लिए। यही देखकर, यही सोचकर लोगों को वोट करना चाहिए। ये नहीं कि कोई गोरा है या काला है या ब्राउन है या किसी और कला का है या किसी और हेरिटेज है उनका, या एशियन है या साउथ एशियन है या यूरोपियन है, नॉर्थ यूरोपियन। उनको ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे प्रोविंस के लिए, हमारे सिटी के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए क्या करेगा। और गौरव जी, शायद हमारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो साउथ एशियन इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि सिटी में इतना ज़्यादा हमारे लोग काम भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल काम नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी में, तो उनको उतना जाना नहीं जाता। अगर आप देख लो तो सुख धालीवाल और जिनी सिम्स और केन सिम्स जो वैंकूवर में चाइनीज़ कम्युनिटी के लीडर है, उन्होंने हमारे कम्युनिटी में, हमारे जो सिटी में कितना काम किया है। शायद ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। जी। उमेंद्रा जी, सभी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पीस आर्च पार्क के खुलने का। तो आपको क्या अंदाजा है इसके बारे में, कब खुलेगा? गुरु जी, सरकार का कहना है कि कोई टाइमलाइन नहीं है इस बारे में और कोई ज़रूरी भी नहीं है। पीस आर्च पार्क जो है, गौरव जी, आपको मालूम रहे, वो हमारे पीस आर्च बोडा के पास है, यहाँ पर ब्लेन के पास। और गौरव जी, पीस आर्च का एक हिस्सा एक आधा हिस्सा इधर है कनाडा में, दूसरा हिस्सा अमेरिकन साइड है, गौरव जी। तो लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। और गौरव जी, अब अमेरिकन तरफ से सभी जो रिस्ट्रिक्शंस है हटा दिए गए हैं, वो पार्क खुला हुआ है, लेकिन कैनेडियन तरफ से अभी भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ऐसा बतलाया जाता है कि कनाडा ने सभी और रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, लेकिन कब पीस आर्च की ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएगी, ये अभी गौरव जी मालूम नहीं। पीस आर्च पार्क जो है, गौरव जी, नॉर्थ अमेरिका में एक ही ऐसा पार्क है जहाँ पर दोनों तरफ से लोग आ सकते हैं, आधा उधर, और आकर एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्क है, गौरव जी, और यहाँ पे साइन भी लगा है कि मे दिस गेट्स नेवर बी क्लोज्ड। लेकिन गौरव जी, पेंडेमिक के दौरान ये दोनों पार्क दोनों तरफ बंद हो गए थे। लेकिन जब अमेरिकन साइड पार्क खुल गया है और 2021 में एक्चुअली ये पार्क खुल गया था अमेरिकन साइड। कैनेडियन साइड 2020 में बंद था और अभी तक बंद है। और वो इसलिए क्योंकि सरकार को ये भय थी कि लोग जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो पाक को इस्तेमाल करके क्रॉस करके बॉर्डर इस पार आ जाएँगे। और सरकार का कहना है, गौरव जी, कि अभी कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब इस पार्क को कैनेडियन साइड कब खोला जाएगा। जी। उमेंद्रा जी, अफ़गानिस्तान से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, तो वहाँ कोई बम धमाका हुआ है। हाँ जी, पहले कहा जाता था, तालिबान का कहना था कि अगर अमेरिकन्स चले गए
तो ये सब नहीं होगा, लेकिन अमेरिका तो कब के आ गए, 1 साल से भी ऊपर हो गया गौरव जी। और अभी भी वहाँ पर इस तरह के बॉम्ब हो रहा है, और एक सुसाइड बॉम्बर ने एक एजुकेशन सेंटर जो एक शियाइट एरिया में है गौरव जी, काबुल जो कैपिटल है वहाँ पर, उन्होंने शुक्रवार को वहाँ पे, शुक्रवार कल था, वहाँ पर उन्होंने जाकर एक सुसाइड बॉम्ब डिटोनेट किया, जिससे कि 19 पीपल की मौत हुई गौरव जी, और 27 पीपल जख्मी हुए। तालिबान के जो ऑफिशियल तालिबान सरकार के जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा है, अब पुलिस चीफ ने भी ये कहा है। ऐसा बताया जाता है कि गुरु जी जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये दश्ती बर्ची नेबरहुड में, जो काबुल का नेबरहुड है वहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो अफगानिस्तान के माइनॉरिटी शियाइट कम्युनिटी के हैं, और वे यहाँ पर रहते हैं, और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि सुबह के समय ये एक्सप्लोजन हुआ। जो विक्टर थे गौरव जी, उसमें हाई स्कूल ग्रेजुएट्स थे, दोनों लड़के और लड़कियां, जो एक प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ले रहे थे, लिख रहे थे, जबकि अचानक ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ गौरव जी। वहाँ के एक स्पोक्स पर्सन ने खालिद जदरान ने कहा। तालिबान सरकार का कहना है कि इंक्वायरी इस बारे में अभी भी जारी है, उन्हें ये मालूम नहीं है कि किसने ये बॉम्ब एक्सप्लोजन की है गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेट के बिना अब दुनिया या लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में ग्लोबल इंटरनेट को कौन कंट्रोल करेगा? अमेरिका कंट्रोल करेगा गौरव जी, रशिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौरव जी, अमेरिका ने रशिया को हराया एक बैटल में कि जो ग्लोबल इंटरनेट का फ्यूचर है, उसे कंट्रोल कौन करेगा गौरव जी। द यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बुरी तरह से रशिया को हराया है। ये एक यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसकी पास ये ताकत है कि वो ग्लोबल इंटरनेट डेवलपमेंट को शेप करे या बनाए, और इसमें के जो पर्सन इंचार्ज है, चेयरपर्सन है, उसकी इलेक्शन हो रही थी गौरव जी, और ये जियोपॉलिटिकली सिंबॉलिक पोजीशन है गौरव जी। और यूएस रशिया के बीच जो टेंशन है, उस टेंशन के दौरान ये इलेक्शन हो रही है। और पिछले थर्सडे को गौरव जी, यानी कि कल, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, जो इसका नाम है, ये यूनाइटेड नेशंस की इस इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ने वोट किया कि वे डोरीन बगदान मार्टिन, जो एक यूएस के कैंडिडेट है, को इसकी सेक्रेटरी जनरल नियुक्त करे, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करे। और ये एक अमेरिकन है, अमेरिका में रहती है, और मार्टिन का कहना है, जो जो उनके पास 30 साल की एक्सपीरियंस है आईटीयू में, और उन्होंने जो उनके कैंडिडेट, जो रशियन कैंडिडेट था रशीद इस्माइलोव, उनको उन्होंने हराया 139 वोट से। इस्माइलोव को केवल 25 वोट्स मिले, और मार्टिन को 139 वोट्स मिले गौरव जी। और मार्टिन पहली महिला होगी जो आईटीयू के सेक्रेटरी जनरल होगी गौरव जी। और यूएस ऑफिशियल्स ने बहुत कड़ी कैंपेन की थी उसको जिताने के लिए। और पिछले हफ्ते जो अमेरिका के प्रधान है जो बाइडेन, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स से भी ये विनती की थी कि वे मार्टिन को सपोर्ट करें, ये कहते हुए कि उनकी इतनी 30 साल की एक्सपीरियंस है आईटीयू में, और वे इंटरनेट को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सभी लोगों के लिए बनाएंगे, चाहे वो डेवलपिंग देश में हो, डेवलपिंग कंट्रीज में हो, या डेवलप्ड कंट्रीज में हो। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।